हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ शोमैन राज कपूर। राज कपूर जी कहते हैं, कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन अपने बच्चों और अपने विरासत के माध्यम से जीवित रहूंगा। जब मैं अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम कर रहा था, जहां मैंने सेट पर प्रकाश अवस्था से लेकर कला निर्देशन तक सभी प्रकार का काम किया, वहां उन्होंने मुझे दीवार नाटक में रामू नामक एक नौकर का छोटा सा रोल अदा करने के लिए कहा। मैं छोटा था और अपने पिता को मना नहीं कर पाया। ठीक है सर, मैं करूंगा। जब उस नाटक का मंचन हुआ तो एक अभिनेता के तौर पर मेरी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में 10 वर्षों तक कार्य करने के बाद हुई। मेरा अभिनेता बनना एक दुर्घटना थी। मैंने हमेशा चाहा कि मैं एक फिल्म निर्माता बनूं। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी कोई एजुकेशन डिग्री नहीं थी। सिवाय इसके लिए मैंने 10 वर्षों तक एक असिस्टेंट के रूप में कठिन परिश्रम किया। सचमुच में फिल्म सेट के फर्श को साफ किया और फर्नीचर आदि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य किया। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट में काम किया, प्रयोगशाला से लेकर सिनेमा तक, और इसका क्रेडिट मैं अपने पिता को देता हूँ। जब मैं स्कूल छोड़ना चाहता था तो मेरे पिता ने मुझसे पूछा, तुम स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हो? तो मैंने उत्तर दिया, सर अगर मैं स्नातक कर लेता हूँ, मतलब ग्रेजुएट हो जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आप एक लॉ कॉलेज में जाते हैं, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, और अगर आप एक फिल्म निर्माता बनना चाहते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? मेरे पिता के पास उत्तर नहीं था। भारत में फिल्म संस्थान नहीं थे। जो संस्थान थे वे केवल स्टूडियो थे। मैंने कहा, मैं वकील नहीं बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं बनना चाहता हूं। जो व्यवसाय मुझे पसंद है वो है जो आप कर रहे हैं, और सीखने का केवल एक ही तरीका है कि किसी स्टूडियो में मैं अपने एडमिशन कराऊं। इस तरह से मैंने अपनी जीविका शुरू की। एक छठे या सातवें सहायक के तौर पर ट्रॉली खींचने वाला, क्लैप देने वाला, कहीं प्रयोगशाला में अलग अलग शॉट को उठाने वाला, और संपादन विभाग में गामा पल्स को कैसे प्रयोग में लाएं, ये देखने वाला। इन सब चीजों ने मुझे सिनेमा के मूल तत्वों के बारे में ट्रेनिंग दिया। राज कपूर ने अपने अभिनय की जीवन की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में वर्ष 1935 में देवकी बोस की फिल्म इनकलाब से की। उनकी दूसरी उपस्थिति थी केदार शर्मा की फिल्म गौरी, जो वर्ष 1943 में रिलीज हुई। उसी वर्ष वे फिल्म हमारी बात में भी नजर आए। वर्ष 1946 में उन्होंने भालाजी पेंटकर की फिल्म वाल्मीकि में एक भूमिका निभाई। उन्होंने मोहन सिन्हा की फिल्म चित्तौड़ विजय में नारद मुनि का किरदार निभाया। वर्ष 1947 में मोहन सिन्हा ने अपनी एक फिल्म दिल की रानी में उन्हें दोबारा पेश किया। फिल्म जेल यात्रा में उन्होंने कामिनी कौशल के रूप में एक भूमिका की। राज कपूर जी का कहना था कि मैं एक फिल्म रचनाकार पहले हूं और हमेशा रहूंगा। मैं एक बुरा पिता हो सकता हूं, पर एक फिल्म रचनाकार के रूप में मैं कभी भी निष्ठा पर समझौता नहीं करूंगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे राज कपूर द्वारा निर्देशित और संपादित मेरे गुण नाम पर कोई धब्बा लगे। मेरे लिए फिल्म बनाने के पीछे उसका विषय है, उसका इंस्पिरेशन है। एक बार जब मैंने विषय चुन लिया तो मैं उसके अनुसार कलाकारों का चुनाव करता हूं। मेरी पटकथा मेरे कलाकारों का चुनाव करती है, न कि मेरे कलाकार मेरी पटकथा का निर्णय लेते हैं। मुझे आनंदित करने वाली बात यह है कि हम सब कपूर फिल्मों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मुझे याद है, कुछ वर्षों पूर्व जब मेरे पौत्र का जन्म हुआ, मुझे एक तार मिला जिसमें कहा गया था, एक नए अभिनेता के फिल्म इंडस्ट्री में आने पर पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बधाई। आज जब मेरे समकालीन अभिनेता युवा नायिका के साथ आ रहे हैं, मैं अपनी पोतियों नातियों के साथ आ रहा हूँ। रणधीर की पुत्रियां करिश्मा और करीना फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी से हैं। राज कपूर जी का कहना था कि नरगिस बतौर एक व्यक्ति मेरे विचार में एक बहुत श्रेष्ठ स्त्री थी, जो उसके पास बात करने के लिए आने वाले हर व्यक्ति के दुख, दर्द और व्यग्रता को महसूस कर लेती थी। वो एक व्यक्ति के जहन में
निश्चित रूप से एक ईश्वरीय शक्ति को जागृत कर सकती थी। उसे उस व्यक्ति को कार्य करने और जोखिम उठाने के लिए क्षमतावान बना देता था। मैंने जब फिल्म आग बनाई उस समय मैं मैरिड था और मैं एक बच्चे का पिता बन चुका था। मैं लगभग 22 वर्ष का था और नरगिस 16 वर्ष की। नरगिस से मेरी पहली मुलाकात के दिन मैं उसके मरीन ड्राइव स्थित फ्लैट की घंटी बजाकर बाहर सांस रोके खड़ा था। दरवाजा खुला और मैंने क्या देखा, मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा था। वो किसी परी से कम नहीं थी। उसके बाल छोटे थे, बालों की एक लट उसकी दाईं आंख पर आई और लग रहा था कि वो मुझे सिर्फ एक आंख से देख रही थी। इस तरह से हम मिले और हमने आग फिल्म में काम किया और क्या महान अभिनेत्री थी वो। मैंने फिल्म बॉबी में एक दृश्य अंकित किया जो वास्तविक जीवन में प्रेरित था। मैं जब नरगिस से पहली बार मिला था तब शिराज अली हाकिम ने महालक्ष्मी में एक स्टूडियो बनाया था जिसे फेमस के नाम से पुकारते थे। ये एक नया स्टूडियो था और निर्माता वहां बहुत ज्यादा अधिक फिल्में नहीं बनाते थे। मैं वहां आग फिल्म की शूटिंग का निर्णय किया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि वहां एक ध्वनि संबंधी गुणवत्ता की जांच कर लूं, क्योंकि उन दिनों हमें दृश्यों के साथ साथ ध्वनि को भी रिकॉर्ड करना था। डबिंग नाम की चीज उस समय नहीं थी। जब मैं फेमस स्टूडियो गया तो मैंने देखा कि जधन बाई, तब नरगिस की जो माँ थी, रोमियो एंड जूलियट नाम की एक फिल्म वहां बना रही थी। उन्होंने उसी वक्त शूटिंग खत्म की थी और वे घर चली गई थी। मैंने उनसे मिलने का मन बनाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय जो हुआ वो वही था जो आपने फिल्म बॉबी में देखा। जब डिम्पल दरवाजा खोलती है और सामने चिंटू को खड़ा पाती हैं। जधन बाई की पुत्री अंदर भजिए तल रही थी। उसने दस्तक सुनी और दरवाजे की ओर दौड़ कर आ गई। वो मुझसे बात करने लगी। उसने घबराकर एक हाथ अपने माथे पर रखा और उसके माथे पर एक आटा चिपक गया। और ठीक इसी रूप में मैंने फिल्म बॉबी में डिम्पल को दिखाया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और मैंने कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का लड़का हूं, क्योंकि उस समय बताने के लिए मेरी और कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा कि वो मुझे जानती थी क्योंकि उसने मुझे मंच पर दीवार में अभिनय करते हुए देखा था। तो मैंने पूछा कि क्या बीबी जी घर पर हैं, मतलब जधन बाई, जिनको इसी नाम से हर कोई जानता था। तो उसने कहा नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। और उसने मुझे बैठने को कहा, पर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए। और मैं घर चला गया, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा। उसकी याद मेरे मन में बस गई। मैं सीधा इंदर राज आनंद के पास आया और कहा, मुझे ये लड़की मेरी फिल्म में चाहिए। आप स्क्रिप्ट रीडिंग में उसे अवश्य शामिल करें। मैं उस समय फिल्म आग की योजना बना रहा था। इस तरह से मैं नरगिस से मिला और अपनी फिल्म में लिया। आग फिल्म में इस प्रकार की जबरदस्त बनावट के साथ मेरे दर्शक नरगिस को एक नजर भर देखने को आतुर थे, पर वे उसको 9वीं रील में ही जाकर देख सके। मेरे जीवन में औरतों का एक विशेष दर्जा रहा है, परंतु नरगिस का दर्जा औरों से ऊंचा है। मैं हमेशा उसे कहता था कि कृष्णा मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चों की माँ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्मों की माँ बने। और ये वो सचमुच में थी। वो मुझे समझती थी और मैं उसे समझता था। आप जान ले कि मैं उसके प्रति अपनी भावनाओं का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। नहीं, ये प्यार नहीं है। हालांकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। मैं समझता हूं कि ये वो भाव है जो एक अच्छे कलाकार का दूसरे अच्छे कलाकार के प्रति होता है। चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, सभी रुकावटों के बावजूद आप उस क्षितिज की ओर बढ़ते चले जो आपने देखा है। ये आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से आपकी कोई सहायता कर सकूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने मानवता के लिए कुछ किया है। ये राज कपूर का कहना है। हम एक ही दुनिया में जीते हैं और एक ही तरह की सच्चाइयां आपस में बांटते हैं। इसीलिए हम अक्सर एक जैसे लोगों का सामना करते हैं, परंतु उनमें से जिन विषयों की स्थापना हम करते हैं वो एक व्यक्ति के रूप में हमें अलग अलग पहचान दिलाता है। मैं आग फिल्म को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये उस युवा वर्ग की कहानी है जो एक और उज्जवल एवं और गहन जिंदगी की इच्छा से नष्ट हो रहा है। ये उन तमाम लोगों के बारे में है
जो मेरी अपनी जिंदगी में छाया की तरह उड़ते रहे, कभी कुछ देकर और कभी कुछ लेकर। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था। पिक्चर के मुहूर्त से उसकी रिलीज के दिन तक ये एक बड़ा संघर्ष था। मैंने अपनी कार गिरवी रख दी, यहाँ तक कि मैंने अपने पुराने नौकर द्वारका से यूनिट के लिए चाय पानी और खाने के लिए उधार लिया। मुझे याद है, मेरी माँ मेरे पिता से एक व्यंग्यपूर्ण पंजाबी वाक्यांश का प्रयोग करते हुए कह रही थी कि तुम थूक में पकौड़े नहीं तल सकते, अर्थात मैं बिना साधनों के ये फिल्म कभी नहीं बना पाऊंगा। मेरे पिता ने मुड़कर मेरी माँ को देखा और कहा, तुम जरा इंतजार करो और देखो, ये लड़का फिल्म बनाएगा। इसके पास वो विश्वास और दृढ़ता है। मैं उन शब्दों को भूल नहीं सकता और आज तक नहीं भूला, क्योंकि इस इंडस्ट्री में यही वो सच है जो आपके लिए आवश्यक है। सब कुछ यहां है, इस दुनिया में और इस जीवन काल में। सब अच्छा, सब बुरा, सारी खुशियां, सारे दुख, सभी कुछ। मृत्यु के बाद कुछ भी और नहीं। सब कुछ एक बड़ा शून्य है। आप जीते हैं और आप मर जाते हैं और सब समाप्त हो जाता है। शायद जब आप समय के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आपको लगता है कि अब आप एक लेजेंड बन गए हैं, तो समझ लेना जाने का वक्त आ गया है।